दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमने 500 बीसी से लेकर के मुगल काल तक का समय का जो इतिहास था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। दोस्तों इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे मुगल काल से लेकर आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक का जो सफर है वो किस तरह से रहा। दोस्तों हम जानते हैं कि मुगल शासक उन्होंने यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनसे संधियां करना शुरू कर दी थी, वैवाहिक संबंध स्थापित करने किए थे। और जिसमें मैंने बताया था कि आमेर के जो कछवा शासक थे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें आमेर का भारमल राजा था जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। उसके बाद आमेर का ही जो शासक था मान सिंह, उनका दरबारी उनका मनसबदार बना। और दोस्तों आमेर के मान सिंह ने अकबर की तरफ से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप के विरुद्ध। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन उन्होंने भी अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। दोस्तों उन्होंने भी जिस तरह से महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी प्रकार से जब नागौर दरबार हुआ था 1570 ईस्वी में, तो चंद्रसेन भी नागौर दरबार तो गए थे। महाराणा प्रताप नागौर दरबार नहीं गए थे, चंद्रसेन गए थे, लेकिन वो दरबार से उठ करके चले गए थे और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मुझे अकबर की यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं है। तो इस तरह से जब 1707 ईस्वी में, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो राजपूत शासक, अब क्योंकि औरंगजेब मुगल काल जो है उस समय कमजोर हो चुका था, तो राजपूत शासकों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब जब इन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व अपना शुरू कर दिया, तो उस समय दोस्तों साहू मराठों का सरदार बना। और साहू के मराठों के सरदार बनने के बाद ये राजस्थान और अन्य प्रदेशों में लूट खसोट करने लगे। तो दोस्तों राजस्थान में मराठों का आक्रमण कब शुरू हुआ? 1711 ईस्वी में मराठों का आक्रमण शुरू हो गया। राजस्थान में लूट खसोट करना, और इसके अलावा अगर मान लीजिए चौथ और सर देशमुखी जो उनके दो प्रमुख कर थे, तो कोई भी रियासत का राजा अगर उनको चौथ और सर देशमुखी नहीं देता था तो उसके राज्य को लूट लेते थे। चौथ जो था उनका दिनचर्या का डेली का जो खर्चा था उसके आधार पर, सर देशमुखी उनका स्थायी शुल्क होता था। तो दोस्तों इस तरह से जब मराठों के आक्रमण से जब यहां के राजा दुखी हो गए थे तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से संधि करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से क्या कर ली उन्होंने? संधि कर ली। और पता है दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजों ने जो संधि की थी 1803 ईस्वी में की थी, जो वेलेजली की सहायक संधि के रूप में जानी जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले वेलेजली के समय में किस राजपूत राज्य ने सहायक संधि की थी। लेकिन मैं बात करता हूं हेस्टिंग्स की। दोस्तों हेस्टिंग्स जो था उसने 1817 ईस्वी में सबसे पहले आश्रित पार्थक्य नीति, कौन सी नीति थी? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत वेलेजली तो केवल सहायक संधि, केवल एक दूसरे की सहायता करेंगे, इस रूप में संधि शुरू की थी। दोस्तों हेस्टिंग्स ने आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सबसे पहले जिस रियासत से, जिस राज्य से संधि की थी, वो कौन सा राज्य था दोस्तों? करौली राज था। करौली से सबसे पहले ये संधि की थी। तो दोस्तों जब इस तरह से सभी राजाओं ने धीरे धीरे अंग्रेजों से, क्योंकि वो पहले तो मुगल राजाओं से परेशान थे, जब मुगल कमजोर हुए तो मराठों ने आक्रमण शुरू कर दिया। तो मराठों से बचने के लिए, मराठों के जो आक्रमण है या उनकी लूट खसोट है या उनके चौथ वसूली जो है, उनसे वसूली से जो परेशान होने के बाद उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से संधि शुरू कर दी। और 1817 ईस्वी में सबसे पहले करौली ने संधि की। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों का शासन यहां पर भी जब प्रभावी होने लगा तो यहां के जो राजा थे, यहां के जो रियासतदार थे, यहां के जो जमींदार थे, वो भी अंग्रेजों की नीति से परेशान हो गए और वो भी स्वतंत्रता चाहने लगे। लेकिन दोस्तों 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी, विप्लव हुई थी पूरे देश में। और हमें पता है 29 मार्च
29 मार्च 1857 को दोस्तों भारतीय सेना की 34वीं रेजिमेंट भारतीय सेना की 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। दोस्तों आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि चर्बी वाले कारतूस के कारण ये जो ब्राह्मण थे मंगल पांडे, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। ये 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। अब जब इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था तो ये विद्रोह की जो ज्वाला राजस्थान में पहुंच गई थी। तो यहां के जो शासक थे दोस्तों, राजस्थान में क्या स्थिति थी? राजस्थान में जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तो उस समय राजस्थान के सभी शासक अंग्रेजों के फेवर में थे। जोधपुर का राजा जो था वो तो जीवन पर्यंत अंग्रेजों का साथ दिया इसने। और बीकानेर का जो राजा था, बीकानेर का राजा कौन था? महाराजा सरदार सिंह। इन्होंने तो विद्रोहियों की सेना को दबाने के लिए पंजाब खुद भी चले गए और पंजाब विद्रोहियों को दबा दिया था। तो सेना को पंजाब भेज दिया था विद्रोह को दबाने के लिए। किसने? बीकानेर के महाराजा ने। जोधपुर के महाराजा ने तो जीवन पर्यंत जो है अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों का साथ दिया। तो जब यह विप्लव हुआ था 1857 की जब क्रांति हुई थी तो राजस्थान में अंग्रेजों की 6 ब्रिटिश छावनियां थी। कितनी थी? 6 ब्रिटिश छावनियां थी। उनमें से 4 ब्रिटिश छावनियों में विद्रोह हुआ, 2 में नहीं हुआ। वो कौन सी थी? पहले छावनियों के बारे में पढ़ेंगे। एक थी नसीराबाद, नंबर 2 नीमच, नंबर 3 देवली, नंबर 4 ब्यावर, नंबर 5 एरिनपुरा और नंबर 6 खैरवाड़ा। तो दोस्तों 6 छावनियां उस समय राजस्थान में थी अंग्रेजों की, और यहां पर भी विद्रोह हुआ। सबसे पहले जब ये मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो नसीराबाद में भी विद्रोह की आग पहुंच गई थी 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को ये विद्रोह की ज्वाला कहां पहुंच गई थी? नसीराबाद पहुंच गई थी। और दोस्तों वहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री और बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में विद्रोह किया 18 मई 1857 को, लेकिन कुछ दिनों बाद 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो गई। दोस्तों इसी तरह से नीमच में ये आग कहां पहुंच गई? नीमच में। और 3 जून 1857 को नीमच में भी विद्रोह हो गया। इसके बाद देवली भी ये विद्रोह पहुंच गया। दोस्तों मैंने बताया ब्यावर ने तो भाग ही नहीं लिया, ये तो राजा के जो खुद ही के साथ थे। एरनपुरा की छावनी में दोस्तों, जो जोधपुर में है, एरनपुरा कहां पर है? ये जोधपुर में। देखिए जोधपुर का एक ऐसी रियासत जहां जोधपुर की छावनी में सैनिकों ने तो विद्रोह किया, लेकिन जोधपुर का शासक जीवन पर्यंत अंग्रेजों का ने साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो दोस्तों एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हो गया। और दोस्तों ये विद्रोह इतना हुआ कि यहां के जो सैनिक थे उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दोस्तों रास्ते में उनको आहुआ पड़ता था। क्या पड़ता था? आहुआ। दोस्तों एरनपुरा के जो विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो रास्ते में आहुआ पड़ता है, रास्ते में आहुआ
और आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने उनको रोका, उनको जो है भोजन पानी दिया। और वहां के जब जो सैनिक, विद्रोही सैनिक थे और जो विद्रोही थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, उन्होंने दोस्तों आवा के ठाकुर से अपना नेतृत्व स्वीकार करने की जो है इच्छा प्रकट की। तो इस तरह से आवा के ठाकुर ने उनका नेतृत्व किया। तो दोस्तों जब ये पता चला, इस बात का पता चला किसको? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को इसका पता चला तो उसने क्या किया? पालनपुर से और नसीराबाद से विद्रोहियों को जो है दबाने के लिए अपनी सेना भेज दी। ब्रिटिश जो सेना थी उससे घमासान लड़ाई हुई। उसमें करीब 600 विद्रोही जो है शामिल हुए थे। जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों को हरा दिया। अंग्रेजों को, सेना को हरा दिया। लेकिन जब पालनपुर और नसीराबाद की जो सेनाएं वहां पहुंच गई थी तो उस समय विद्रोहियों के पैर उखड़ गए और उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों वहां के जो ब्रिटिश सैनिक जो थे या ब्रिटिश सेना थी, उन्होंने आउवा को लूट लिया और इस तरह से ये जो विद्रोह है उसकी ज्वाला शांत होने लगी। लेकिन जैसे ही शांत हो रही थी, लेकिन हुआ क्या? 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने एक फिर गलती कर दी। किसने? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया, बंग भंग कर दिया। और यह बंग भंग का जो है इसके विरोध में लोगों में जब इसका जब विरोध किया, लोगों ने इसका विरोध किया, तो यह पूरे देश में बंग भंग जो आंदोलन शुरू हो गए थे। तो राजस्थान में भी पुनः ये ज्वाला की चिंगारी दोबारा सुसुप्त जो हो गई थी वो फूटने लगी। तो दोस्तों यहां पर राजस्थान में भी एक सशक्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ और उस संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत समिति। और यह कब हुआ? 1908 में। 1908 में राजस्थान में भी अभिनव भारत समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन हुआ। और इस संगठन में जो भाग लेने वाले थे, कौन कौन थे? एक तो थे खरवा राव गोपाल सिंह, दूसरे थे जयपुर के अर्जुन लाल सेठी और तीसरे थे ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी। दोस्तों इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया 1908 में अभिनव भारत समिति के नाम से, जिन्होंने राजस्थान में इस क्रांति को जिंदा रखा और राजस्थान में 1857 की जो 1857 क्रांति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। दोस्तों यहां जो जयपुर के अर्जुन लाल सेठी थे, इन्होंने 1908 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जब बंग भंग हुआ था तो उस समय दोस्तों पूरे देश में रास बिहारी बोस जो इस बंग भंग के जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो दोस्तों केसरी सिंह बारेट और इनके संपर्क में आया। किसके संपर्क में आया? रास बिहारी बोस के संपर्क में आया। तो केसरी सिंह जो बारेट थे, केसरी सिंह बारेट जो थे, इन्होंने किससे संपर्क किया? रास बिहारी बोस से, जो बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो राजस्थान में भी केसरी सिंह बारेट ने रास बिहारी बोस से संपर्क किया। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने एक विद्यालय खोला 1908 में, वर्धमान विद्यालय, जिसमें यहां के लोगों को क्रांति से संबंधित बातों के प्रशिक्षण दिया जाता था। और दोस्तों यही नहीं, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कहां भेजा जाता था? दिल्ली भेजा जाता था। और दिल्ली भेजते थे तो वहां पर रास बिहारी बोस के जो खास व्यक्ति थे, मास्टर अमीचंद, ये उनको ट्रेनिंग दिया करते थे।
तो दोस्तों इस तरह से केसरी सिंह बारेट जो थे उन्होंने भी अपना जो भाई था, कौन थे, जोरावर सिंह, और अपने पुत्र प्रताप सिंह, बारेट परिवार ऐसा था जो पूरा अपने क्रांतिकारी आंदोलन में जिसने भाग लिया था। केसरी सिंह बारेट ने अर्जुन लाल सेठी के विद्यालय में इनका एडमिशन कराया, किसका, अपने भाई जोरावर सिंह बारेट का और पुत्र प्रताप सिंह बारेट का। तो इनका प्रशिक्षण हुआ, इनको दिल्ली भेजा, वहां से प्रशिक्षित होकर के आए थे। तो इस तरह से राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का जो शुरू हुई थी उसको आगे बढ़ाया गया अंग्रेजों के विरुद्ध। बंग भंग के बाद राजस्थान में भी इसी तरह के आंदोलन शुरू हो गए थे और लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए तथा देशी राज्यों को भी एक संगठित अपना संगठन बनाने के लिए राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ। क्या हुआ, राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ। दोस्तों फरवरी 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। फरवरी 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ, हरिपुरा में हुआ था। और उसका जो है अध्यक्षता की थी किसने, महात्मा गांधी ने। अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सभी देशी रियासत जो थी, सब देशी जो राज्य थे, उनको एक पत्र भेजा और उनसे कहा था कि आप अपने अपने संगठन बनाइए और स्वतंत्रता जो आंदोलन है इसको चलाने का जो है प्रयास कीजिए। तो यह प्रस्ताव एक पत्र के द्वारा उनको भेजा गया कभी सभी देशी राजाओं को कि आप स्वतंत्रता जो आंदोलन है इसमें भाग लीजिए, से हमको मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों इसी एवज में सभी देशी राज्य जो थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी, प्रजामंडलों की स्थापना की थी। अपने अपने राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना की थी देशी राज्यों में। लेकिन दोस्तों अंग्रेज जो थे वो झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी पूरा प्रयास कर रहे थे कि इन अंग्रेजों से मुक्ति पाई जाए। अंततः 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने किसका नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका नारा गांधी जी ने दिया था और सभी देशी राज्यों को फिर महात्मा गांधी ने पत्र लिखा और उनसे कहा था कि अंग्रेजों की जो सार्वभौमिकता है या अंग्रेजों की जो गुलामी है, अंग्रेजों के विरुद्ध आप खड़े हो जाइए और इनसे अपना संबंध तोड़ लीजिए। तो 8 अगस्त को और इस स्वतंत्र आंदोलन में भाग लीजिए सभी देशी राजाओं को इस तरह का पत्र द्वारा सूचना भेजी गई थी। तो दोस्तों उसी समय किसान आंदोलन भी शुरू हो गए थे। राजस्थान में क्या शुरू हो गए थे, किसान आंदोलन भी शुरू हो गए थे। और किसान आंदोलन क्यों शुरू हुए थे, क्योंकि राजा जो थे, देशी राजा जो राज्यों के राजा थे, शासक थे, वो तो अंग्रेजों से त्रस्त थे। लेकिन जो वहां के जो किसान थे वो वहां के जमींदारों से त्रस्त थे। उन पर विभिन्न प्रकार की जो है बेगार प्रथा, लागतें और लगान, तरह तरह की उन पर लागें लगा रखी थी। तो दोस्तों वहां के किसान जो परेशान थे तो उन्होंने भी बगावत शुरू कर दी। किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, रियासतों के राजा और जमींदारों के खिलाफ। ये उन्होंने अंग्रेजों ने भी किसान आंदोलन शुरू हो गए थे। तो जो दोस्तों सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था बिजौलिया आंदोलन। कौन सा हुआ, बिजौलिया आंदोलन शुरू हुआ। और दोस्तों बिजौलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 3 चरणों में हुआ था आंदोलन हुआ था। वो कौन सा हुआ था, बिजौलिया आंदोलन। दोस्तों 3 चरणों में चला ये। 1800 प्रथम चरण जो चला था वो चला था 1897 से 1915 ईस्वी तक चला। कारण दोस्तों कि जो वहां के जमींदार थे और वहां राजा फतेह सिंह शासक थे, तो जमींदार जो थे उनसे किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे। विभिन्न प्रकार की 84 प्रकार की लागें उन पर लगा रखी थी। तो इस तरह से वहां के जो किसान त्रस्त हो गए थे। इसके अलावा 1903 में दोस्तों कृष्ण सिंह ने
क्या लगा दिया था? चौरी कर लगा दिया था। पुत्री के विवाह पर एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था जिसको चौरी कर कहा जाता था। दोस्तों इसकी जो दर थी वो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, कहीं 5 रुपए थी, कहीं 13 रुपए थी, जो भी है। तो इस तरह से चौरी कर लगा दिया था। 1906 ईस्वी में विभिन्न प्रकार की लागें और बेगार, पैठ बेगार से तो त्रस्त थे, इसके अलावा इन राजा शासकों ने, इन जमींदारों ने और भी उनके ऊपर कर लाद दिए थे। तो पृथ्वी सिंह जो थे, पृथ्वी सिंह, इन्होंने तलवार बंधाई कर लगा दिया। दोस्तों बिजोलिया जो था ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और ये ठिकानेदार जो थे इन्होंने और भी, कृष्ण सिंह ने और पृथ्वी सिंह ने और भी किसानों के ऊपर कर लगा दिए थे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के करों के बोझ से के तले दबे हुए किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। ये दोस्तों जो प्रथम चरण था ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही शुरू किया था और नेतृत्व भी स्थानीय लोगों ने किया था। दोस्तों बिचौलिया में एक जाति थी धाकड़। ये धाकड़ जाति के लोगों ने इस आंदोलन को शुरुआत की थी। दोस्तों बेगू में भी यही धाकड़ जाति के किसान थे जिन्होंने बेगू में किसान आंदोलन शुरू किया था। तो ये धाकड़ जाति के किसानों ने इन पर जो है इनसे अपना बेगार, पैठ बेगार और विभिन्न प्रकार की लगानों को कम करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों दूसरा चरण हुआ, दूसरा चरण 1915 से 1923 ईस्वी के बीच चला। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एंट्री होती है भूप सिंह की। भूप सिंह जिनका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। वास्तविक नाम विजय सिंह पथिक था, लेकिन वो जो इनको भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। और ऊपर माल, जो ये बिजोलिया का ऊपर माल का क्षेत्र था, इनको किस नाम से जाना जाता था? महात्मा जी के नाम से लोग पुकारते थे विजय सिंह पथिक को। तो विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने विद्या प्रचारनी सभा का गठन किया। तो लोगों में सामंजस्य स्थापित करना और के विरुद्ध एक जोश भरने का काम करती थी। इसका उद्देश्य क्या था? एक पुस्तकालय, एक पाठशाला, एक अखाड़ा। तो विद्या प्रचारनी सभा जो थी ये काम करती थी, पुस्तकालय खोलती थी लोगों को जागरूक करने के लिए, पाठशाला शिक्षा देने के लिए, और अखाड़ा युद्ध मल और लोगों से अपना बचाव करने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था विद्या प्रचारनी सभा के द्वारा। दोस्तों इसमें जो सदस्य थे वो कौन थे? माणिकलाल वर्मा, ये इसमें शामिल हुए थे। माणिकलाल वर्मा ये नौकरी करते थे, लेकिन इनसे प्रभावित, विजय सिंह से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये भी इसमें दास, ये भी इससे जुड़ गए और इन्होंने एक अलग संगठन बनाया था मित्र मंडल के नाम से। बिजोलिया में मित्र मंडल के नाम से एक अलग भी संगठन बनाया था साधु सीताराम दास ने। दोस्तों जब किसानों पर जुल्म हो रहे थे तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए विजय सिंह पथिक ने प्रताप नामक समाचार का सहारा लिया। प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया और इसमें एक स्थायी स्तंभ लिखना शुरू किया। तो उन पर जो जुल्म होते थे किसानों पर, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर उस बात को पहुंचाने के लिए प्रताप का सहारा लेते थे और उसमें एक स्थायी स्तंभ लिखा करते थे। कौन? विजय सिंह पथिक। दोस्तों 1920 में, अब यहां पर जो है विजय सिंह पथिक ने एक 1919 में एक राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1919 में। और कहां की थी? इसकी वर्धा में की थी। लेकिन इसका मुख्यालय जो था 1920 में मुख्यालय अजमेर कर दिया। मुख्यालय कहां कर दिया इसका? लोगों को जागरूक करने के लिए इसका जो मुख्यालय कहां, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां कर दिया? अजमेर में 1920 में। और इसके जो सदस्य कौन थे? इसके जो सदस्य थे वो थे रामनारायण चौधरी,
रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर, ये इसके सदस्य थे। तो सदस्य कौन कौन हो गए इसमें? विजय सिंह पथिक जी तो थे ही साथ में, रामनारायण चौधरी भी थे और हरि भाई किंकर थे। और इन्हीं रामनारायण चौधरी को विजय सिंह पथिक ने बेगू के आंदोलन में, बेगू के किसानों का आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा। किसने? विजय सिंह पथिक ने। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। जिससे ये लोग जुड़ गए, सभी लोग, और गांधी जी के असहयोग में पूरा इन्होंने अपना साथ दिया। फिर शुरू होता है तृतीय चरण, और यह होता है 1923 से 1941 ईस्वी। दोस्तों, तृतीय चरण में जो माणिकलाल वर्मा है, इनका पंछीड़ा गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, लोगों को जागरूक करने के लिए। यह माणिकलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जब यह बात महात्मा गांधी के पास पहुंची तो महात्मा गांधी ने वहां का जो रेजिडेंट था उनको भेजा, पत्र भेजा, और इस किसान आंदोलन से संबंधित, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी थी, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, एक समिति का गठन किया गया था उस समय, और उस समिति के गठन में बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या क्या समस्याएं, इसको जानने के लिए कौन कौन थे? एक तो था AGG रॉबर्ट हॉलैंड। दूसरे कौन थे? मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन। तीसरे कौन थे? मेवाड़ के दीवान प्रताप चंद्र चटर्जी। और इसके अलावा चौथे थे राज्य के हाकिम थे बिहारी लाल। तो इनकी एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति को उसकी जानकारी, बिजोलिया आंदोलन के किसानों की जो समस्याएं उनको जानने के लिए एक डेलीगेशन भेजा गया था, और इन्होंने वहां पर जानकारी प्राप्त की। तो जब एक समझौता हुआ तो समझौते में करीब 35 लागें, कितनी लागें? 35 लागें कम कर दी गई। 35 लागें कम कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, जो ठिकानेदार थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कोई विशेष इस पर जो है हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए ठिकानेदारों ने उनकी बात को अवॉइड करते हुए पुनः उन पर विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए। तो इस तरह से 1941 तक ये चला। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेगू किसान आंदोलन। बेगू कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया भीलवाड़ा में। तो दोस्तों, बेगू में भी किसान आंदोलन हुआ, और ये कब शुरू हुआ? 1921 में संगठित रूप से शुरू हुआ। नेतृत्व किसने किया इसका? दोस्तों, मैंने अभी बताया था, नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे, किसने किया? राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। और दोस्तों, इसमें एक सेटलमेंट कमिश्नर थे, क्या नाम था उनका? ट्रंच। ये कौन था? ये सेटलमेंट कमिश्नर था। इसने नेतृत्व कर रहे जो किसान थे उनको पर गोलियां चलवाई, जिसमें रूपा जी और कर्मा जी, दो किसान जो हैं, धाकड़ किसान थे, दो किसान, इनको हम शहीद भी कह सकते हैं, शहीद हो गए। दो किसानों की गोली चलने से मृत्यु हो गई, क्योंकि जो ट्रेंच था, सेटलमेंट कमिश्नर, इसने गोलियां चलवा दी, और इनका जो है, ये दो रूपा जी और कर्मा जी दोनों मारे गए।
इसके अलावा बूंदी में भी आंदोलन शुरू हुआ, बूंदी किसान आंदोलन। दोस्तों इसमें नानक भील पुलिस की गोली के शिकार हुए थे। इसी तरह से भील आंदोलन भी हुआ, इसी दौरान भील आंदोलन भी हुए, और यह भील आंदोलन 1818 से 1860 ईस्वी तक भील आंदोलन भी चले थे। तो ये दोस्तों अपनी अपनी मांगों के लिए भीलों ने भी जो है आंदोलन शुरू किए थे। और इन्होंने आंदोलन कहां किया था? भोमट के पठार और सिरोही इलाके में। सिरोही इलाके में भीलों ने भी आंदोलन किए थे। दोस्तों इनका जो नेतृत्व किया था, इनका जो नेतृत्व किया वो किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने इनका नेतृत्व किया। अगला है दोस्तों नीमूचाना हत्याकांड। इसको नीमराना हत्याकांड भी कहते हैं। अलवर किसान आंदोलन जो हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। दोस्तों यहां के जो किसान थे वो सूरों से परेशान थे, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो लगान थे उनसे परेशान थे। तो 24 मई 1925 को यहां के किसानों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उस गोली में करीब 200 किसान लोगों की कहते हैं हत्या हो गई। तो एक अखबार था, कौन सा? रियासत अखबार। क्या नाम था उसका? रियासत अखबार। रियासत अखबार ने इस नीमूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी, और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी विविध ज्यादा मतलब बहुत ही दर्दनाक बताया, विविध बताया। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान में किसान आंदोलन की भी ज्वाला भड़कती रही। अब दोस्तों वीडियो के अंतिम पड़ाव में आधुनिक राजस्थान का निर्माण का बात करते हैं। दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को। आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। दोस्तों इस राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो 7 चरणों में हुआ। इनका एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। पहला हुआ मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो रियासत, देसी रियासतें हैं, इनको मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया गया था, मत्स्य संघ के। क्योंकि राज्यों की स्थिति, देसी राज्यों की स्थिति जो है बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, उनके पास उनके संसाधन भी कम हो गए थे, जो अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे थे। इधर अलवर, भरतपुर और के क्षेत्र में कुछ मेवों ने भी मेविस्तान के लिए अपना आंदोलन जारी रखा था। इस वजह से ये जो है के.एम. मुंशी, इन्होंने मत्स्य संघ का एक सुझाव दिया कि मत्स्य संघ जो पुराना प्राचीन नाम है इस क्षेत्र का, उसके नाम पर एक संघ बना दिया जाए, और ये संघ जो मिल करके आपस में मिल जाएंगे तो ये अपना जो है खर्चा भी आसानी से निकाल सकेंगे और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे। दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था, किसने किया था? वी.एन. गाडगिल ने, नरहरि विष्णु गाडगिल। इन्होंने, वी.एन. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। ये खनिज मंत्री थे उस समय। दोस्तों उसके बाद फिर एक और दूसरा चरण हुआ राजस्थान संघ का, जिसको पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। दोस्तों मत्स्य संघ में ये 4 रियासतें शामिल हुई थी, लेकिन राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासत शामिल हुई थी? 9 प्लस 1 इसमें ठिकाना था। कौन सा? कुशलगढ़, ये ठिकाना था। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के 9 रियासत इसमें शामिल हुई थी। और दोस्तों कोटा के जो राजा महाराजा थे उनको राजप्रमुख माना गया था, और कोटा को ही राजधानी बनाई गई थी। इसके बाद तीसरा चरण हुआ संयुक्त राजस्थान का, दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को। दोस्तों इसमें उदयपुर का विलय कर दिया गया था। किसमें विलय कर दिया गया? उदयपुर का। राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय कर दिया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उदयपुर को राजधानी बना दिया। इसके अलावा अगला जो चौथा चरण हुआ था बृहत राजस्थान का, जो 30 मार्च 1949 को संगठित हुआ, और इसमें 5 रियासतों ने अपना संघ बनाया था, जिसमें है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। इन 5 रियासतों ने मिलकर के क्या बनाया था? बृहत राजस्थान बनाया था दोस्तों 30 मार्च 1948 को। एक विशेष बात यह है दोस्तों, जो 3 जो चरण है वो 1948 में ही हुए। प्रथम जो 3 चरण है वो 1948 में हुए थे, 18 मार्च, 18 अप्रैल और 25 मार्च। 18 मार्च, 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। तो ये 3 जो
चरण है वो 1948 में हुए थे। अगला जो चौथा चरण है वो हुआ था दोस्तों, 2 चरण 1949 में हुए थे। कौन कौन से? चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा जो चरण है 1949 में हुए थे, 30 मार्च और 15 मई को। तो बृहत राजस्थान में कौन शामिल हुए थे? ये 5 रियासतें शामिल हुई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। तो जयपुर को राजधानी बना दिया गया था और इसके अलावा जयपुर महाराज को राज प्रमुख बना दिया गया था। दोस्तों फिर बाद में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। ये जो बृहत राजस्थान है इसमें मत्स्य संघ का विलय हुआ 15 मई 1949 को। तो ये दोनों घटनाएं हो गई 1949 की, बृहत राजस्थान बना और फिर इसमें मत्स्य संघ का विलय हुआ 1949 में। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिल गया। ये शंकर देव जो समिति है उसकी सिफारिश पर यह हुआ विलय किसका? मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में। दोस्तों इसके बाद अगला जो छठा चरण है वो सिरोही का है। इसमें मत्स्य संघ का विलय होने के बाद जयपुर को राजधानी बना दिया गया। सिरोही जो है इसका विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसमें सिरोही का आबू तिलवाड़ा क्षेत्र जो है इसमें भी शामिल कर दिया गया था। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे और मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ, जब विलय हुआ था उस समय भी हीरालाल शास्त्री ही यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। और सिरोही का विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा, इसका विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को इसमें अजमेर मेरवाड़ा भी शामिल कर लिया जो अंग्रेजों के अधीन था। और दोस्तों सुमेल ठप्पा को भी इसमें शामिल कर लिया। दोस्तों फैजल अली के अध्यक्षता में एक बोर्ड का निर्माण हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। उस आयोग ने सिफारिश दी और इस तरह से पूरे जो राजस्थान है उसका 7 चरणों में एकीकरण हुआ। दोस्तों इस समय जो है ये 20 श्रेणी का था। जब इसको सिरोही का विलय हुआ था ये 20 श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? 20 श्रेणी का राज्य था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को ये ए श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया। 20 श्रेणी का और ए श्रेणी का राज्य में क्या अंतर होता है? 20 श्रेणी के राज्य में तो राज प्रमुख होता है और ए श्रेणी के राज्य में राज्यपाल होता है। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को ए श्रेणी का राज्य घोषित किया गया और यहां पर गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो 7वां संशोधन है उसके तहत इसको 20 श्रेणी से ए श्रेणी का राज्य बना दिया गया। तो इस तरह से राजस्थान में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई और राज्यपाल की भी नियुक्ति हो गई। तो इस तरह से दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हमारा जो है आधुनिक राजस्थान का निर्माण संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये पूरी कहानी मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वही शिकायत रहती है कि दोस्तों आप इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।